मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, एकदम आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका नाम है डीजे सर। आप लोगों को आपकी ऊंचाई तक पहुंचाने वाला चैनल है डियर स्टूडेंट्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। देखिए, आप साल भर कैसे पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, लास्ट के आप 2-3 महीने आप कैसे पढ़ते हैं ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास 2 महीने का भी समय नहीं बचा है देखा जाए तो एक तरीके से। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, कब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और प्री बोर्ड तो आपके सर पर है ही। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, कंटिन्यूअसली स्टडी कीजिए और रेगुलरली आपको कम से कम 1 से 2 घंटे जो है डीजी सर चैनल के साथ भी देना पड़ेगा। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजी सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो लिसन्स, यदि टॉपर की लिस्ट में आप जाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चैनल पर समय देना ही पड़ेगा। और वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगेगा लिसन्स, जैसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो आज का सेशन हम लोग का महत्वपूर्ण जो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जियोग्राफी का ये सेशन है भूगोल के बच्चों के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भूगोल के बहुत से विद्यार्थी हमारे परेशान थे कि सर भूगोल का कंटेंट नहीं आ रहा बहुत दिनों से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कंटेंट देने में डिले हो जाता है। डिस्टेंस थोड़ा-सा जानते हैं कि टीम वर्क का थोड़ा अभाव है, लेकिन कोई बात नहीं। इस अभाव में भी हम आप लोगों के लिए अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस चैनल के हेल्प ग्रुप में एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए देखा जाए तो। उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क खानों के नाम बताइए। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क खाने कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, इनके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी जानते हैं कहाँ पर है? भुवनेश्वर। देखिए, मयूरभंज के बारे में बात करें हम लोग, केंदुझर। देखिए, मयूरभंज जो ये ज़िला है और उसके साथ केंदुझर, जिसे हम लोग केओंझर ज़िले भी कहते हैं, तो लौह अयस्क की उपस्थिति वाले देखिए ये बेल्ट का हिस्सा कहा जाता है। यानी इसमें जो होता है लौह अयस्क जो है बड़े पैमाने पर मिलता है। कौन? मयूरभंज और केंदुझर, ठीक है? ये दोनों के दोनों ज़िले जो महत्वपूर्ण रूप से हैं वो उड़ीसा के हैं, ठीक है? बादाम पहाड़ खान यहाँ स्थित, देखिए यहीं पर एक बहुत ही पॉपुलर न है खान, लौह अयस्क की, जिसका नाम है बादाम पहाड़ खान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर से क्या होता है, उड़ीसा का प्रमुख से रूप से लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है यहीं पर से मिलता है। देखिए, उच्च वर्ग के लौह अयस्क को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से यहाँ से निर्यात किया जाता है। देखिए, जो उच्च वर्ग के जो लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त होते हैं उनको क्या किया जाता है? पारादीप बंदरगाह, यानी पारादीप नाम का एक बंदरगाह है यहाँ पर, जिसकी सहायता से यहाँ के जो ये लौह अयस्क होते हैं इनको निर्यात किया जाता है, ठीक है? तो ये पहला जो प्रश्न है डिस्कस बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिल रही है, इन सभी प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, नहीं तो पछताना आपको पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो भरपूर इसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे इस चैनल से लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर। देखिए डिस्कस, दूसरा हम लोग का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्नों का आपको मिल रहा है जैसा सेशन, इसे छोड़िएगा नहीं बिल्कुल। और इन सभी प्रश्नों को 1 बार, 2 बार, 3 बार जगह यदि आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। और एडिशन से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के पीडीएफ वगैरह को आप यदि पाना चाहते हैं तो आपको एडिशन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा 950 690 227 नाम का। उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है जियोग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीले कालर श्रमिक किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीले कालर श्रमिक किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ बात हो रही है एक नीले कॉलर कार्यकर्ता, जो मज़दूर वर्ग का सदस्य होता है, जो मैनुअल काम करता है। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर नीले कॉलर कार्यकर्ता के बारे में, नीले कॉलर कार्यकर्ता के बारे में। ये मज़दूर वर्ग का ही एक सदस्य आता है, यानी मज़दूर वर्ग को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसी का ही एक सदस्य माना जाता है, नीले कॉलर श्रमिक होते हैं, ठीक है? और अगर बात करें हम लोग इनके बारे में तो 1 घंटे का वेतन अर्जित करता है या काम की मात्रा के लिए टुकड़ा दर का भुगतान किया जाता है। मतलब इसमें ये लोग जो काम करते हैं तो इनके कामों को क्या किया जाता है, टुकड़े वाइज इनका जो दर होता है या इनको जो पेमेंट दिया जाता है, इनके इन कामों को टुकड़े में विभाजित करके इनको पेमेंट मिलती है। ये नीले कालर श्रमिक जो भी होते हैं। देखिए, पहली बार जो नीले कालर श्रमिक शब्द का जो प्रयोग किया गया था सन 1924 में किया गया था। कब किया गया था? शब्द जो था 1924 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। कौन सा शब्द? नीले काले श्रमिक, ठीक है? नीले कालर श्रमिक का जो सबसे पहली बार जो जिक्र किया गया था, कब किया गया था? सन 1924 में। ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इस सन को। और यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो पहली बार इस्तेमाल किया गया हरे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता है जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
महत्वपूर्ण रूप से डिस्कशन हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर तो जो पॉइंट आ रहा है आप लोगों का, ये जो यानी एक हर एक आधा कार्यकर्ता है जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत है। अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें करा है। तो इसके क्षेत्र में ये क्या रहता है, कार्यरत रहता है, अपनी जो योगदान होता है उसको देने का ये कार्य महत्वपूर्ण रूप से करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर, और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, डिस्कशन सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर आप लोग को प्रॉफिटेबल या आप लोग के लिए लाभान्वित होने वाले हैं। तो इसी श्रेणी में हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए तीसरा हम लोग क्वेश्चन क्या है, भारत में मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, तो को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। देखिए मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं, या कैसे किन कामों पर क्या होता है जो मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक जो होता है वो प्रभावित होता है, और इसका जो बताना हम लोग कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बताना है। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो मानव विकास देखिए केवल धन से नहीं होता है। ठीक है, ये पार्टिकुलरली बात है कि केवल धन से ही क्या होता है, मानव विकास केवल धन पर ही बेस्ड नहीं होता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की उन्नति हो। देखिए आर्थिक तो भाई जरूरी है, धन तो जरूरी है, लेकिन आर्थिक के साथ ही साथ व्यक्ति जो है या व्यक्ति विशेष जो है वो तो उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की उन्नति हो, यानी उसमें सामाजिक तौर पर भी आप लोग मतलब व्यक्ति को मजबूत होना होगा, और सांस्कृतिक तौर पर भी इंसान को मजबूत करना होगा अपने आप को। देखिए इन्हीं श्रेणियों में क्या किया गया था, उपनिवेशवाद को जैसे जो थे साम्राज्यवाद हो गया या नव साम्राज्यवाद हो गया, तो ये सभी जो होते हैं कार्यक्रम जो होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो मानव विकास सूचकांक को क्या करते हैं, निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की देखिए उन्नतियाँ जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। देखिए और भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जैसे ऐतिहासिक कारक में अगर देखा जाए तो पार्टिकुलरली जो बहुत पहले से ऐतिहासिक कारक के तौर पर रहे हैं, जिसमें देखिए मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो गई, ठीक है, प्रजाति की बात हो गई, लिंग की बात हो गई, धर्म की बात हो गई, और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। यानी जातिवाद की बात हो गई, लिंगवाद की बात हो गई, ठीक, और यहाँ पर धार्मिक धार्मिक बातें हो गई, तो मानव विकास सूचकांक को ये स्वाभाविक तौर पर क्या करते हैं, प्रभावित जरूर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, और डिस्कशन से एक बार मैं फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बनाने वाला जो चैनल है डिस्कशन, उसका नाम है टीजे सर। तो इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि डिस्कशन से यूट्यूब पर आप लोग को फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, तो इसका लाभ खुद भी उठाइए और दूसरों को भी इन क्लासेस से लाभान्वित जरूर कीजिए। आर्थिक विकास क्या है, देखिए दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास से हम लोग बात करें पार्टिकुलरली, तो उस प्रक्रिया से जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों को का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। देखिए कुशलतापूर्वक दोहन का मतलब हो गया, जो चीज़ें पैदा हो रही हैं तो एक तरीके से उत्पादन हो रहा है उसका, तो उपभोग तक वो पहुँच जा रही हैं। ठीक है ना, समझिए इस बात को, यानी उत्पादन होने वाली चीज़ों का उपभोग तक वो सीधे पहुँच जा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है वो उससे आर्थिक विकास होगा ही, स्वाभाविक है। तो आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या होता है, उस प्रक्रिया से होता है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन कहें या उपभोग कहें, तो उपभोग होता है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है। निश्चित तौर पर ये वृद्धि जो होती है वो बड़े पैमाने पर होती है, और राष्ट्रीय आय जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय आय को निर्धारित करता है। तो ये सभी मिलकर जो होते हैं वो राष्ट्र आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं से बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इनके बेस पर जो होता है वो आर्थिक स्तर को भी बढ़ावा मिलता है। जब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें मानव जीवन का जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि मानव जीवन का जो स्तर होगा वो ऊंचा उठेगा और निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए मानव विकास सूचकांक जो जैसे रिपोर्ट बनता है यहाँ पर कि मानव विकास सूचकांक भारत इतने नंबर पर है, ये देश इतने नंबर पर, टॉपर ये देश बना है, सबसे पीछे ये देश आया है, तो उसमें भी जो रैंक में गिरावट या बढ़ोतरी, कम वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है ना, जब ये चीज़ें होती हैं तो आर्थिक विकास जो पॉइंट है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए से हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए जितने भी प्रश्नों को मैंने पहले ही बताया आप लोग को, जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ हम कर रहे हैं, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछे गए प्रश्न हैं, और इनके पूछे जाने की संभावना आगे भी पूरी की पूरी बनी हुई है। प्रशासनिक नगर से क्या अभिप्राय है, या प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं।
जब हम लोग बढ़ते हैं एडिशन, देखिए यहाँ प्रशासनिक नगर से क्या तात्पर्य है, तो राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियाँ जहाँ केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, सीधा सीधा डिफिनेशन में ही आप लोग को मिल जा रहा है। राजधानियाँ जहाँ केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उसे हम लोग प्रशासनिक नगर बोलते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से। जैसे देखिए नई दिल्ली क्या हो गया, भारत का हो गया, तो भारत का जो प्रशासनिक नगर कहा जाएगा एक तरीके से, कहाँ क्या है, नई दिल्ली है। अगर किसी भी कैबिनेट मंत्री को देखा जाए, कितने महत्वपूर्ण अगर केंद्रीय ये चीज़ों का संगठन है, किस इस चीज़ का मुख्यालय है, उस चीज़ का मुख्यालय है, सब कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो प्रांतीय सरकार के जितने भी प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, वो उसी राष्ट्र के या उसी राज्य की राजधानी में ही बनाए जाते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कहाँ पर है, कैनबरा में है। ठीक है ना, बीजिंग के, चीन की अगर हम लोग बात करें तो चीन का देखिए कहाँ पर है, बीजिंग में है। तो कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, वो निश्चित तौर पर बनाए रहते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक नगर। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर दिल्ली की बात हुई, भारतवर्ष के लिए, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात किया गया, देखिए कैनबरा के लिए, बीजिंग की बात किया गया, इसके लिए चीन के लिए। तो ये क्या होते हैं मुख्य रूप से, जैसे राज्यों में भी प्रशासनिक कार्य वाले नगर होते हैं। देखिए राज्यों में भी क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्य वाले नगर होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, देखिए बिहार की बात हो गई तो पटना हो गया, चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु हो गया। वैसे अगर उत्तर प्रदेश का आप लोगों से पूछा जाए तो लखनऊ हो गया। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, राज्य के भी यानी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं राज्य के भी अपने होते हैं, उनकी भी अपने नगर होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर राष्ट्र की बात की हम लोग तो दिल्ली की बात की गई, लेकिन जब वही राज्य पर हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश, तो हम लोग लखनऊ पर आ गए। पटना की बात की तो बिहार पर चले गए, चेन्नई की बात हुई तो तमिलनाडु पर चले गए। तो निश्चित तौर पर उनका क्या होता है, वहाँ से पहचान बनता है। चलिए इन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न जो है, सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों बात हो रही है सतत पोषणी विकास, बहुत ही सीधा है। सतत पोषणी विकास का अर्थ देखिए, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान का निर्माण करना, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। देखिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को नहीं, उनके उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की रूपरेखा तैयार करना। जैसे हम लोग पार्टिकुलरली देख रहे हैं कि हम लोग को सड़क परिवहन चाहिए या हम लोग को रोड वगैरह चाहिए, तो रोड वगैरह तो लोग बना रहे हैं, लेकिन रोड वगैरह के साथ साथ पेड़ों को लोग उखाड़ दे रहे थे। तो अब क्या किया जा रहा है, रोडों को तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके किनारे किनारे पेड़ भी लगा रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि भविष्य को भी ध्यान में रख के, भाई रोड तो बना दिए, आज का तो ये काम हो गया हमारा वर्तमान में, लेकिन भविष्य हमने खराब कर दिया। तो वर्तमान का विकास करना भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, तो उससे ही हम लोग बोलते हैं सतत पोषणी विकास। और ये बहुत ही पॉपुलर विषय है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये, सतत पोषणी विकास जो है। और निश्चित तौर पर हर बार का ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हाईलाइटेड है और पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बढ़ते हैं अब हम प्रश्नों की सीरीज में। देखिए यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 7 है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित होते हैं तथा कुछ पिछड़े हुए हैं। देखिए कुछ क्षेत्र क्या है, बहुत ही अधिक विकसित हैं, तो कुछ क्या है, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो विकास का यह समान प्रतिरूप जो होता है वो सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। कहने का मतलब इस नियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ों के प्रति क्या करना, व्यक्ति को सचेत करना, सतर्क करना और उसे कैसे जागरूक किया जा सके, इस पर कदम उठाना। तो प्रादेशिक नियोजन का मतलब हो गया कि असमान वितरण रहे, कुछ पिछड़े ऐसे स्थानिक तौर पर देखा जाए तो कोई क्षेत्र या कोई राज्य या कोई जिला या कोई कस्बा ऐसा है जो कि प्रशासनिक तौर पर या हर रूपों में देखा जाए तो वो पिछड़ा हुआ है। तो इस असंतुलन, पिछड़ा हुआ है, कोई बहुत विकसित है, तो जो बहुत विकसित है और बहुत कम विकसित है, तो उन दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी उनका संतुलन सही तरीके से बन जाए, कम करने के लिए क्या होता है, योजनाएँ दी जाती हैं। जैसे कहा गया पार्टिकुलरली, जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की बात करें हम लोग और वाराणसी जिले की बात करें, या पार्टिकुलरली कौशाम्बी जिला हो गया या कोई अदर जिले हो गए, जो कम डेवलपमेंट है, तो जो डेवलपमेंट की श्रेणी में जा चुके हैं, अब जो कम डेवलपमेंट है, तो कम डेवलपमेंट जो है वहाँ पर कैसे व्यवस्थाएँ हम लोग बनाएँ कि उनको भी हम लोग डेवलपमेंट की श्रेणी में ले जा सकें। तो उसके लिए जो प्रयास किया जाता है, जैसे जो योजनाएँ बनाई जाती है कि चलिए अब ये योजना मैं इस जगह पर दे रहा हूँ। यानी ये जो शहर हम लोग का ये जिला है, स्मार्ट सिटी में नहीं है, ये स्मार्ट सिटी में है। तो स्मार्ट सिटी में ये तो ऑलरेडी जा चुका है, तो अब ये कैसे पहुँच सकता है? तो उसके प्रति जो कार्य करने का जो नियोजन तैयार किया था, उसे हम लोग प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। ये देश के द्वारा राज्यों के लिए भी होता है अलग-अलग, राज्यों के द्वारा जो जिला के लिए भी होता है, जिला
तो कुछ शहर हो गए, कस्बे हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग भी काम होता है। तो मतलब कहने का मतलब पार्टिकुलरली ये होता है और निश्चित तौर पर ये प्रभावित अवश्य करता है। तो नहीं ऐसे कभी-कभी आता है तो कहते हैं नहीं भैया ये फलाने उसी राज्य पर विशेष काम हो रहा है, यहाँ इस राज्य पर काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये बातें होती हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसके प्राथमिक देखिए उद्देश्य तो क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण की बात हो गई, नियोजन जो होता है प्रादेशिक नियोजन के बारे में देखा जाए तो मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था। प्रारंभिक उद्देश्य जो बनाया गया था इनका, वो किसके बेस पर बनाया गया था? यानी कि प्रादेशिक नियोजन जो बनाया गया था प्रारंभ में, तो प्राथमिक उसका उद्देश्य ये था कि बाढ़ को नियंत्रित करना, अगर वो उस प्रदेश में या उस क्षेत्र में आ जाए तो मृदा संरक्षण को कैसे किया जा सके और बिजली उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण रूप से काम सौंपा गया था। लेकिन क्या जो था बाद में जो बढ़ाया गया, तो टेबी जो हो गया प्रादेशिक नियोजन निर्दिष्ट क्षेत्र में कई अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया। बाद में क्या किया गया? देखिए बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था। पहले स्टार्टिंग ये काम था। लेकिन बाद में क्या काम किया गया इसमें इन सभी बातों को जोड़ दिया गया। जैसे औद्योगिक विकास को भी ध्यान में रखा गया, वन निर्माण को भी ध्यान में लिया गया, वन्य जीवन संरक्षण को लिया गया, जोड़ा गया इसमें, ठीक है ना? और शहरी नियोजन को भी जोड़ा गया, सड़क और रेल निर्माण को भी जोड़ा गया इसमें, खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन देना और मलेरिया नियंत्रण, ये सभी के सभी जो हैं उनको इसमें जोड़ने का कार्य किया गया। ठीक है डिस्टेंस तो ये महत्वपूर्ण रूप से स्टार्टिंग में तो बातें ऐसी थी, लेकिन मतलब बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था। लेकिन बाद में क्या हुआ प्रादेशिक जो व्यवस्थाएँ थी यानी प्रादेशिक नियोजन में क्या करना पड़ा अच्छे तरीके से सब विकास हो सके सभी चीज़ों का, तो खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन देना और मलेरिया को नियंत्रित करना, तो ये सभी कामों को क्या किया गया उसमें जोड़ दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब इन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में अब क्वेश्चन नंबर अपने 8 की ओर। ये भी प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत ही सीधा है और प्रश्न सीधे-सीधे पूछे भी जाते हैं आप लोग से, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सीधे प्रश्नों का भी हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रश्न जो हम लोग से पूछा गया है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए जल प्रदूषण भाई जल प्रदूषण प्रदूषण का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ने का मतलब हो गया शुद्ध चीज़ों का ना मिलना, शुद्ध जल का ना मिलना, शुद्ध वायु का ना मिलना, शुद्ध मृदा का ना मिलना। तो ये सभी को ही हम लोग कहते हैं प्रदूषण हो गया। ठीक है ना? दूषित हो गया। यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। तो जल प्रदूषण के स्तर का प्रमुख कारण क्या है? अब जल प्रदूषण की बात हो रही है, तो शुद्ध जल का ना मिलना, ठीक है ना? जल प्रदूषण कहलाता है या दूषित जल का मिलना भी क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। अब महत्वपूर्ण रूप से कारण क्या है? देखिए, प्रमुख कारण के बारे में पूछा गया है। सीधा-सीधा एकदम आप एकदम मनमानी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग का औद्योगिक कूड़ा। भाई ज़ाहिर-सी बात है, उद्योगों से जो पैदा होता है कूड़ा, वो देखिए जल प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार है। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होती हैं। पानी वगैरह में जैसे मिला देते हैं, खादों वगैरह खेतों वगैरह में दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, कीटनाशक दे रहे हैं, डीडीटी वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में अनुचित जो गतिविधियाँ होती हैं, वो भी जल प्रदूषण को निश्चित तौर पर बढ़ाती हैं। देखिए, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज पाई जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज होते हैं कि नहीं तो हमने ये चीज़ डालना है, जैसे कि हम लोग पार्टिकुलरली अगर गंगा रिवर की बात करें, गंगा माता रिवर की माता कहा था, लेकिन फिर भी देखिए कितनी मतलब चीज़ें होती हैं, उस तरीके से सफाई वगैरह नहीं भई कितनी योजनाएँ आती हैं, कितनी व्यवस्थाएँ आती हैं। यानी देखो कहावत आप लोग बहुत पहले सुने थे कि जो नदियों को केवल नदी मानते हैं, वहाँ की नदियों को देखिए और जो नदियों को माता मानते हैं, वहाँ की नदियों को देखिए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी धार्मिक रीति-रिवाज भी देखिए इसके पीछे कहीं न कहीं से ज़िम्मेदार होते हैं। पानी में देखिए शव बहाने की बात जो होती है, नहाने की बात होती है, कचरा फेंकने की बात होती है, जहाज़ों से होने वाले तेल का रिसाव, ये सभी के सभी जो होते हैं वो जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण रूप से ये लोग कारण बनते हैं, जो कि जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है? और निश्चित तौर पर ये जब प्रदूषण होता है तो ये इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर लोगों को भी देखने को या देखने झेलना पड़ता है। चलिए अब इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न की ओर। जैसे देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए कुछ परमाणुओं के नाभिक में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा का मतलब अगर देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन एक प्रोसेस होता है। ये जो था तो 92 जैसे यूरेनियम होता है ना 92 यूरेनियम 235 जो होता है 92 यूरेनियम 235 235 जो होता है तो इसका विघटन होता है विखंडन होता है। तो विखंडन में क्या होता है अपार ऊर्जा निकलती है। यानी नाभिक की ऐसी क्रियाशीलता होती है जिसमें ऐसा न्यूक्लियस के उसमें बहुत सारे एनर्जी यानी बड़े पैमाने पर एनर्जी का उत्पादन होता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। ये देखिए मुख्य रूप से नाभिकीय ऊर्जा के लिए अगर देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन जो होता है ये इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से ज़िम्मेदार
देखिए यहाँ पर जब बातें होती हैं इसमें, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस बात को याद रखिएगा, इस ऊर्जा में क्या होता है, दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मुक्त नहीं होती है। देखिए इस ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है, अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करने से देखा जाए तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, यानी CO2 का जो स्तर होता है वो बढ़ता नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो प्रश्न संख्या हम लोग का 10 है डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखा जाए प्रश्न क्या है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पल्ली बस्ती। तो पल्ली बस्ती क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। देखिए डिस्टेंस यहाँ बात हो रही है पल्ली बस्तियों से, पल्ली बस्तियाँ क्या होती हैं। देखिए इन ऐसी बस्तियाँ यानी उन बस्तियों से है जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, लेकिन उन सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है। ठीक है, अनेक रूप से क्या होता है, अनेक इकाइयाँ बटी रहती हैं, लेकिन उन अनेक इकाइयों का नाम क्या होता है, ये सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है। ऐसी इकाइयों को देश के अलग अलग भागों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए वो बात करें अगर हम लोग पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो उदाहरण से और ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जब बातें होती हैं यहाँ पर, तो जैसे कुछ पल्ली जो बस्तियाँ के स्थानीय नाम हैं, जैसे पन्ना हो गया, पांडा हो गया, नंगला हो गया, ढाड़ी हो गया, पाली आदि। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्थायी नाम से जाना जाता है इनको अलग-अलग। तो लेकिन सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है, भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, लेकिन सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है। जैसे इकाइयों का अलग-अलग नाम देखा जाए, मैंने यहाँ पहले बताया पन्ना, पांडा, नंगला, ढाड़ी और पाली। तो इस रूप में क्या होता है, ये सभी बस्तियों को हम लोग पल्ली बस्ती बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आज के इस सेशन का आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो ये महत्वपूर्ण डिस्कशंस मैंने जो लेक्चर दिया है, इसका आप वीडियो वगैरह भी आप लोग को मिल जाएगा। 950 690 690 छोटा सा एक नंबर है आप लोग को, 950 690। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आप लोग का 285। ठीक है, 285 और 7। तो यही एक सिंपल नंबर है, 950 690 287। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस नंबर से लाभान्वित कीजिए और दूर तक फैला दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ। देखिए ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है, लेकिन मुख्य रूप से जो इस पर कंटेंट तैयार कराए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए MP बोर्ड का टाइम टेबल भी आ गया आप लोग का, उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हो गए और राजस्थान बोर्ड के बच्चे जो हो गए, उसके साथ ही साथ MP बोर्ड के हो गए और थोड़े से यहाँ झारखंड बोर्ड के बच्चे हो गए। तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो 5 7 8 राज्य हैं जो लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से कंटेंट तैयार कराए जाते हैं। ऑडियंस जो कंटेंट बनता है आप लोगों के लिए वो CRD बेस पर बनता है। जो सिलेबस जानिए आप लोग कैसा हो चुका है और 30% जो रेड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्नों की सीरीज बनाई जा रही है। तो इसे खुद दूर तक फैलाइए और उससे खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, न कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। आपने 8 से 10 महीने तक पढ़ाई कैसे की है ये कोई मायने नहीं रखता है। आप यदि 2 महीने ज़बरदस्त मेहनत कर लीजिए अगर आप डीजे सर चैनल के साथ मिलकर, तो आपको गिरी हालत में 80% जाने से कोई नहीं रोक सकता है। 80 85 प्लस, और अगर और भी थोड़ा सा पहले से आप अगर पढ़ते आए तो 90 95 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता और आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सभी का हक है, ठीक है, और सभी का हक है कि वो अपने लिए बेहतर करे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी अलग पहचान बना सकें। तो डिस्टेंस अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और लोगों को भी इस चैनल से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि डीजे सर चैनल को एक दिन हम लोग को ब्रॉड बनाना है। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को हुई नहीं, और भी बड़े स्तर पर इसको हम लोग को लेकर जाना है, जो आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होती है वो यूपी के साथ ही साथ MP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। देखिए बिहार बोर्ड का तो टाइम टेबल भी आ गया है, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड की बात हो गई,
उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश बोर्ड। तो ऐसे जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत समझिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए ये जो है ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो क्लास 12 के बच्चे जिनका कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, भूगोल, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा, डिस्कशन सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है क्या है यहाँ पर, मानव गरीबी सूचकांक क्या है। पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव गरीबी सूचकांक क्या है, या मानव गरीबी सूचकांक किसे कहते हैं, ये हम लोग का प्रश्न संख्या पहला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये सवाल हम लोग का हो जाएगा पहला, मानव गरीबी सूचकांक के बारे में। तो देखिए HPI, देखिए मानव गरीबी सूचकांक क्या होता है, एक देश में एक समुदाय की गरीबी का संकेत है। देखिए मुख्य रूप से जो गरीबी का संकेत या गरीबी की जो लिस्ट बनाकर उनको जारी करने का जो काम होता है, वो मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत होता है। सूचकांक का मतलब ये होता है जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका संग्रह करना, उनको फिर क्या करना, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। देखिए गरीबी का संकेत था जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI के पूरक के लिए विकसित किया गया था। इसे पहली बार 1997 में मानव विकास रिपोर्ट के भाग के रूप में रिपोर्ट किया गया था। देखिए पहली बार जो इसको यूज किया गया था मानव विकास रिपोर्ट में, कब शामिल किया गया था, सन 1997 में। ठीक है ना, और ये पूरक के रूप में इसको विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है, तो मानव गरीबी सूचकांक जो था उसी में शामिल किया गया था, और पूरक के रूप में से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है मानव गरीबी सूचकांक के बारे में जो बात की गई आप लोगों के साथ। देखिए यहाँ पर इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करें, तो मानव विकास रिपोर्ट जो मैंने अभी ऊपर बताया भी था आप लोगों को, 1997 यानी 1997 वाला जो आया हुआ था, मानव गरीबी सूचकांक HPI एक देश में एक समुदाय की गरीबी का संकेत है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के रूप पूरक के रूप में विकसित किया गया। 2010 में इसे संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा दबा दिया गया था। देखिए रेफरेंस यहाँ पर ये है 2010 में जो क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो था, इसके द्वारा इसको पैक कर दिया गया था। इसके तरीके से मतलब इसको नज़रअंदाज कर देने की बात हो गई थी ना, जिसमें कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी जो बाद में बनाया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जब लाया गया था 2010 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तो इसे क्या किया गया था, इसे कैद कर लिया गया था, तो इसको मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया। तो बाद में यहाँ पर जो बहुआयामी बात थी तो उस पर ज़्यादा चर्चा किया गया। चलिए बढ़ते हम लोग आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए दोस्तों दूसरा भी प्रश्न जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर आप लोग को ये लाभ देने वाला प्रश्न है, बस्ती एवं नियोजित बस्ती की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों यदि वीडियो सेशन थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर जरूर फैला दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आप लोग को मिलेगा, उस नंबर को भी ज्वाइन जरूर कीजिए। डीजे सर का कहना है रेगुलर इस क्लास के इससे स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल से इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्यों के साथ रिलेशन ये चालू किया गया है इस चैनल, जो जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर काम होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो, ताकि वे बच्चे जो कि बोर्ड से डरते हैं या जिनके अंदर बोर्ड का डर होता है, तो वे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को अगर बेहतर तरीके से तैयार कर जाएँ तो वो बेस्ट कर जाएँ, अपने एग्जाम में कम समय में बचे रहने पर भी अपना बेस्ट कर दें। और उसके साथ ही साथ यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर भी जो बच्चे बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये चैनल ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। देखिए बात हो रही है पहले बस्ती की यहाँ पर, तो बस्ती से अभिप्राय उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं। देखिए मानव अधिवास का ही मतलब क्या होता है, मानव अधिवास में क्या होता है, बस्ती से अभिप्राय उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पार्टिकुलरली एक मकान नहीं मिलता है। बस्ती उसी को हम लोग बोलते हैं जहाँ पर कई लोग रहते हैं, कई धर्म के समुदाय की बात होगी, कई लोग जब मिलजुल कर वहाँ पर मकान अधिक मकान मिलते हैं, यानी एक से अधिक मकान होते हैं, तो उसे हम लोग बस्ती बोल देते हैं, जहाँ लोग सारा कार्य एक निर्मित क्षेत्र के भीतर ही करते हैं। देखिए बस्तियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी पार्टिकुलरली देखा जाए तो दो ही प्रकार की बस्तियों के बारे में बात होता है। एक देखिए क्या होता है, ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, और दूसरा क्या होता है, नगरी होता है। ठीक है ना, नगरी। अब तो ज़्यादा दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। देखिए सामान्यतः दो प्रकार की होती है, इसमें क्या होता है, ग्रामीण को शामिल किया गया और उसके साथ ही साथ नगरी बस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा। यदि आप लोग नियोजित बस्ती के बारे में बात करें तो चलिए नियोजित बस्ती के बारे में, तो नियोजित बस्ती बस्ती क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करें। देखिए नियोजित बस्ती के बारे में हम लोग बात करें, देखिए तो इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती है। देखिए नियोजित, जैसा कि बात से पहले ही बताया गया था, नियोजन, तो जो भी कोई व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा लागू होती हैं तो उसे हम लोग नियोजन बोलते हैं। जैसे परिवार नियोजन की बात हो गई, या कोई और कामों को लेकर नियोजन जो लाया जाता है, तो
इस तरह की बस्तियाँ क्या होता है सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं। ये सरकार क्या करती है, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाती है, सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बस्ती। तो इस तरह की बस्तियाँ सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासनों द्वारा पुराने नगर से संलग्न ही आयताकार विन्यास प्रणाली पर नियोजित क्षेत्र का विकास किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है सिविल लाइन, ये प्रशासनिक क्षेत्र या सैनिक छावनी का विकास करना था। देखिए मुख्य रूप से क्या था, जो नींव बस्ती चलाया गया था ये सरकार के द्वारा बसाई गई थी और ब्रिटिश प्रशासनों द्वारा पुराने नगर से संलग्न ही आयताकार विन्यास प्रणाली पर नियोजित क्षेत्र का विकास किया गया था। देखिए ये जो व्यवस्था की गई है वो मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन द्वारा से ही लिया गया था, पुराने नगर से संलग्न था ये चीज़। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिविल लाइनें, प्रशासनिक क्षेत्र या सैनिक छावनी का विकास करना था। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई अगर जिला है, कोई नगर है, तो उस नगर में देखते हैं कि छावनी जरूर होती है। जैसे देखते हैं वहाँ पर छावनी वाला एरिया मतलब थोड़ा सा वो हाईलाइटेड एरिया होता है और वो थोड़ा सा विकसित रहता है, लोग उसके बारे में जो ज़्यादा जानते हैं और डेवलप्ड थोड़ा सा होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। सब प्रश्न संख्या 3 की वो देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है एडिशन 2023 में इसका। तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग चले इसके उत्तर के बारे में देखिए। तो मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पहला तो देखिए महत्वपूर्ण चीज बात जब आती है इसमें, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। भाई जाहिर सी बात है, हर एक इंसान जो है वो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन को चाहता है। भाई वो उसके लंबी उम्र मिले और उसको स्वस्थ जीवन रहे उसका, तो ये चीज़ें तो सभी लोगों के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो मानव विकास के लिए बहुत जरूरी है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन मिले उसको, ठीक है, स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। और देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसमें शिक्षा का भी प्रसार हो। शिक्षा का प्रसार का मतलब कि वो एजुकेटेड बने। अब जाहिर सी बात है, कोई भी अगर गरीब के घर का बच्चा बच्चा है तो वो भी अपने घर के बच्चों को क्या करना चाहता है, पढ़ाना ज़रूर करना चाहता है, शिक्षित ज़रूर करना चाहता है। बहुत से लोगों को देखेंगे आप, वो खुद टाली वगैरह चला रहे हैं, ठेला वगैरह चला रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो एजुकेशन ज़रूर दे रहे हैं। तो ये देखिए शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है, ये भी मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा आपका शिक्षा का प्रसार। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच का मतलब ऑडिशंस की जो भी संस्थानें संस्थाएँ या जो भी संसाधन व्यवस्थाएँ जो हैं मॉडर्निटी के हिसाब से जो आती हैं, तो मॉडर्निटी के हिसाब से जो भी संसाधन होते हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि मानव विकास इस बारे में सोच रहा है कि संसाधनों तक उसकी कैसे पहुँच हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें पार्टिकुलरली कोई भी व्यवस्था हो गया, जैसे सोलर सेल की बात होगी, सौर ऊर्जा की बात करें तो सभी लोग सौर पैनल लगवाना चाहते हैं। कोई भी जो है साइकिल वगैरह नहीं, सभी लोग सोचते हैं कि नहीं फोर व्हीलर हमारे पास भी रहे। तो इससे जो अपेक्षाएँ होती है नहीं संसाधनों तक पहुँच, तो जो भी संसाधन उनके पास हैं जो या जो वो समाज में देख रहे हैं जिन संसाधनों को, तो वो जो है उन संसाधनों को भी अपने पास ज़रूर जुटाना चाह रहे हैं। और जैसे देखिए उपरोक्त तीनों पक्ष जो है मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो मानव जो है, मानव इन्हीं तीनों पक्षों पर मुख्य रूप से काम लेकर वो इस अपने विकास की श्रेणी को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 3 जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में, इसको भी रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कृषि एग्रीकल्चर से यानी कृषि क्षेत्र से है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में किस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों गहन कृषि या सघन कृषि का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है। जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब वहाँ जहाँ की जनसंख्या अधिक है और वहाँ पर क्या है क्षेत्र कम है, तो उस क्षेत्र में कैसी कौन सी व्यवस्था लगाई जाए कि जिसमें अत्यधिक जनसंख्या का भरपाई किया जा सके। नहीं, गहन कृषि या सघन कृषि का मतलब हो गया उत्पादकता में एक तरीके से वृद्धि, यानी कृषि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सके, बड़े पैमाने पर कैसे खेती किया जा सके, इसके बारे में जो सोचने की बात होती है, विचार की बात होती है, उसे ही हम लोग गहन कृषि बोलते हैं, सघन कृषि बोलते हैं ना। पहले देखिए हमने जोड़ दिया, इसीलिए अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि जैव रासायनिक जो निवेश रहेंगे, नहीं जैव रासायनिक जो खादें होती हैं तो उनका महत्वपूर्ण रूप से जो होता है गहन निर्वाह कृषि में उपयोग किया जाता है। और सिंचाई में भी भरपूर, सिंचाई भी जो होता है वो भरपूर मात्रा में दिया दिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर निर्वाह कृषि के बारे में और थोड़ा बहुत बात करें तो देखिए अधिक धूप वाले में क्या होता है, ये अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक ही वृक्ष वर्ष में एकाधिक फसल उगाया जा सकता है। यह कृषि दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण एशिया के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्रचलित। देखिए यहाँ पर इस खेती की अगर इनकी इन खेती के बारे में हम लोग बात करें तो अधिक धूप वाले दिनों में संयुक्त देखिए जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक ही वर्ष में एकाधिक फसल उगाया जाता है। मतलब कृषि को और बड़े पैमाने पर बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को कैसे तैयार किया जा सकता है,
और मुख्य रूप से अगर बात करें देखिए तो ये एशिया के दक्षिण ये कृषि जो है दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्रचलित है, जिसका नाम है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए गहन निर्वाह कृषि के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि जैसे लघुत्तरी में आपसे पूछे या नम क्लियरिफिकेशन आपके पास हो जाए इसका, ताकि आप अच्छे से लिख सकें इसके बारे में। देखिए गहन निर्वाह कृषि में किस प्रकार की खाद का, देखिए गहन निर्वाह कृषि होता क्या है। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, पशुओं के गोबर एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। देखिए पशुओं के गोबर को प्रयोग किया जाता है और हरी खाद का मुख्य रूप से इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो गहन निर्वाह कृषि में पशुओं के गोबर एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मतलब हो गया कि जाहिर-सी बात है कि जब ये व्यवस्थाएँ होंगी तो उनके प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होगा, उनकी उत्पादकता में ऑटोमेटिकली वृद्धि देखने को मिलेगा। और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये महत्वपूर्ण रूप से आप इसको जानिएगा कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना गहन निर्वाह कृषि का एक बहुत ही अहम कड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए डिस्कस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो ये 4 था आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा आज के सेशन का, और फिर दूसरे किसी सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं। चलिए देखिए डिस्कस यहाँ पर 5वां क्या है प्रश्न आप लोग का, ग्रामीण बस्तियों के भौतिक लक्षण के कौन-कौन से कारक हैं? देखिए ग्रामीण बस्तियों के भौतिक लक्षण के बारे में हम लोग बात करें, देखिए तो भौतिक लक्षण अगर देखिए बात कर रहे हैं, भौतिक लक्षण का मतलब वे भौतिक लक्षण जो हमको मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं हमारे सामने ना, भौतिक लक्षण। भूभाग की प्रकृति, भूभाग की प्रकृति क्या है, वहाँ की ऊंचाई क्या है, जलवायु क्या है, और जल की उपलब्धता क्या है। देखिए ग्रामीण बस्तियों के भौतिक लक्षण में मुख्य रूप से इनको जोड़ा जाता है। क्या होता है, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। उसके साथ ही साथ सांस्कृतिक और मानव जाति भी अगर कारक देखा जाए, मानव जाति कारक के रूप में देखा जाए, सांस्कृतिक और मानव जाति के रूप में जो कारक बनाए गए हैं। देखिए सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना का मतलब कि वो किस संरचना में रहते हैं, जाति क्या है उनका और धर्म क्या है। जबकि सुरक्षा संबंधी अगर कारकों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो देखिए सुरक्षा संबंधी कारकों में क्या क्या बातें सामने आती हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बातें कर लें। देखिए सुरक्षा संबंधी कारकों में जो होता है वो क्या होता है, उसमें चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। तो ये सुरक्षा संबंधित कारक हो गए आपके, ठीक है, सुरक्षा संबंधित। और ये मानव जातीय कारक हो गए, और ये जो था सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, और भौतिक लक्षण में तो भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई और जलवायु और जल की उपलब्धता ये था। ठीक है, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रूप से बातें हैं। रिलेशंस ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का आज का महत्वपूर्ण सेशन, भूगोल का। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो तो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, और जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। रेगुलेशंस यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप लोगों को, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, एक 950 690 285 7। तो रेफरेंस इस नंबर से एक छोटा सा आपको व्हाट्सएप मैसेज करिए 950 690 285 नाम के नंबर से, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास नोट्स पीडीएफ रहेंगे वो भी आप लोग को मिलेंगे। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, और इसे दूर तक फैलाइए, ठीक है। क्योंकि डीजे सर का कहना है कि रेगुलर स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और अंत में आप लोगों को डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर काम तो करना ही पड़ेगा। बचे हैं आप लोग के पास समय बहुत ही कम बचा हुआ, 2 महीने भी लंबा समय नहीं है आप लोग के पास, तो लग जाइए, क्योंकि याद रखिएगा अब नहीं तो कभी नहीं। जम कर लगिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम समस्याएँ आती हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो अपनी व्यवस्था है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी हमें पहुँचा सकते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज अगर देते हैं तो जो भी प्रश्नों का डाउट वगैरह रहेगा तो आप उस पर स्क्रीनशॉट मार के, फोटो खींच के, जैसे भी आप लोग को खुद ही समझ में आएगा डिस्कस मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक में, लेकिन डिस्कस इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।